देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाक त्यागी। शाम के 4 बज चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं और इस वक्त की बड़ी खबर है वो बड़ा सवाल जो इस वक्त सभी के जहन पे है कि अचानक पिछले 24 घंटे में दीदी को हुआ क्या है। भवानीपुर सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है, दीदी का घर है, दीदी का गढ़ है। जरा सोच के देखिए, उस भवानीपुर में अगर दीदी को रात रात भर जागकर स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा देने की नौबत आ गई है तो सबके जहन में सवाल उठना लाजमी है, क्या दीदी अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है? आखिर दीदी इस तरह के पैनिक मोड में क्यों हैं? वो बयान देती हैं कि मैं 2 रात से सोई नहीं हूं, फिर वो स्ट्रांग रूम में जाकर इस तरह से आरोप प्रत्यारोप की बात करती हैं, धांधली की बात करती हैं, वहां रात रात भर जागती हैं और उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं को कहती हैं कि भाई डटे रहिएगा, भाई पोलिंग हो गई है, कहीं तो विश्वास कीजिए। तो आखिर दीदी अपना जो अंदाज बदल रही हैं, जो अपने पैटर्न में बदलाव ला रही हैं, जिस तरह से ममता दीदी पूरे एग्रेशन के साथ आरोप प्रत्यारोप अभी से नतीजे आने से पहले ही लगाने लग गई हैं। और साथ ही साथ आप देखिएगा कि जब वोटिंग हुई थी, भवानीपुर की हम बात कर रहे हैं, ये दीदी का गढ़ है, ये दीदी का किला है। भवानीपुर के अंदर जिस तरह से दीदी सुबह सुबह निकल गई है कि पोलिंग बूथ में, उससे पहले भी कह रही थी मैं और अभिषेक पूरी रात जागे रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से बात करते रहे हैं। तो इतना तो क्लियर कट है कि दीदी के लिए लड़ाई आसान नहीं है। बीजेपी दावे कर रही है कि इस बार भवानीपुर भी हराएंगे। जी हां, दावे बड़े हैं। अब भाई इसको बीजेपी का नैरेटिव बनाना कह लीजिए, ममता बनर्जी को पोक करना कह लीजिए, या फिर उसका कॉन्फिडेंस कह लीजिए कि वो जानते हैं कि इस बार मामला जो है उनके लिए एज में है और कुछ भी हो सकता है। और दीदी भी क्या ये बात बखूबी जान गई हैं कि कुछ भी हो सकता है, नौबत भवानीपुर गंवाने की भी आ सकती है। और इसीलिए दीदी का ये जो फाइटर वाला अंदाज है वो कहीं ना कहीं बौखलाहट वाले अंदाज में नजर आ रहा है। ममता बनर्जी ने पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद देर रात से सुबह तक भवानीपुर में हंगामा और बवाल देखने को मिला है। लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि स्ट्रांग रूम में ईवीएम की पूरी तरह से सुरक्षा की जा रही है। स्ट्रांग रूम में बाहरी लोगों की एंट्री का दावा एकदम गलत है। इस बीच कोलकाता हाईकोर्ट ने भी टीएमसी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें टीएमसी ने पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति पर ही सवाल उठाए थे। लेकिन भवानीपुर में सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। यह बात तो तय है कि भाई भवानीपुर से ही सीएम मिलने वाला है बंगाल को। तो इस बार क्या होगा? इस बार क्या वाकई में शुवेंदु अधिकारी जो हैं वो बंगाल भी जीतेंगे और भवानीपुर भी जीतेंगे, या फिर इतिहास एक बार फिर से दोहराएगा कि भवानीपुर शायद आप निकाल भी ले जाएं लेकिन दीदी बंगाल जीतने में कामयाब हो जाएंगी? दीदी की बॉडी लैंग्वेज, दीदी का अंदाज क्या कुछ कह रहा है। लेकिन इस सबके बीच में आप देखिए कि नैरेटिव वॉर चल रही है। विपक्षी दीदी के इस अंदाज को दीदी का पैनिक मोड बता रहे हैं, उनकी बौखलाहट बता रहे हैं, एक्स्ट्रा विजिलेंस बिल्कुल नहीं करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अभी तो विपक्ष में आई नहीं है, नतीजे आए नहीं हैं, लेकिन अंदाज बिल्कुल विपक्ष वाला हो गया है। क्यों है इतना पैनिक? जरा बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ बयान दिए हैं, कितना उसमें नैरेटिव है, कितनी उसकी सच्चाई है, उसे आंकड़ों की जमीन पर भी परखेंगे कि वाकई में दीदी को भवानीपुर में हराना आसान काम होगा बीजेपी के लिए, जैसा वो दावे कर रही है। ये सिर्फ वो एक नैरेटिव है, उनका ओवर कॉन्फिडेंस है। कम से कम काउंटिंग एजेंट्स जो है वो पहुंचे कम से कम काउंटिंग हॉल तक। नहीं तो हालात ऐसे है कि काउंटिंग एजेंट नहीं मिल रहे। आप थोड़ा कान लगाइए उनके, वहाँ बहुत सारे जगह में काउंटिंग एजेंट नहीं निकल रहे हैं उनके, वो जाने के लिए तैयार नहीं है। टोटल डिस्परेटनेस, बौखलाहट है। और ये मुझे लगता है कि जो हारने का जो इन्फॉर्मेशन तो उनके पास भी है, बहुत बुरी तरीके से हारने वाले हैं। इसीलिए उस बौखलाहट के कारण ही इस तरीके की बयान ममता बनर्जी के मुंह से आ रही है। प्रैक्टिकली उनका पार्टी का अभी काउंटिंग में बैठने के लिए लोग तैयार नहीं है। कारण तृणमूल कांग्रेस पार्टी चलता है तोलाबाजी से। जो तोलाबाजी नहीं रहेगा तो उनका पार्टी का कैडर कैसे रहेगा? इसीलिए काउंटिंग में आदमी नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने अपना कार्यकर्ता को जीवित करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन ये नौटंकी तृणमूल के लिए ही भारी पड़ेगी। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। तो इस दावे में कितना दमखम है बीजेपी के, और क्या वाकई में ये दीदी की बौखलाहट है? भवानीपुर हारने का मतलब क्या होगा और क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है? जाहिर सी बात है दोनों तरफ से दावे अपने अपने होंगे, लेकिन हम आंकड़ों पे भी परखेंगे कि भवानीपुर के जो तमाम वार्ड्स हैं उसमें दीदी को कितना एडवांटेज है, लोकसभा के नतीजे क्या कुछ कहते हैं, आसपास की विधानसभा क्या कुछ कह रही हैं, वहाँ की जो डेमोग्राफी है वो किस ओर इशारा कर रही है, एसआईआर में कितने नाम कटे, जीत हार का मार्जिन क्या रहा था, सब डेटा आपके सामने रखेंगे ताकि आपको क्लियर पिक्चर समझ में आए कि वाकई में भवानीपुर को, दीदी को हराना मुमकिन है या फिर ये बहुत दूर की कौड़ी है। हमारे साथ खास मेहमान है राजीव जेटली जी, प्रवक्ता बीजेपी के। डॉक्टर
मोहम्मद अमीन, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर चुनाव आयोग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय शर्मा जी हैं प्रवक्ता टीएमसी से, आदिल हसन प्रवक्ता एआईएमआईएम हैं और डॉक्टर आशुतोष वर्मा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं। संजय जी, भाई बीजेपी कह रही है भवानीपुर में, दीदी के गढ़ में, जहां दीदी रहती है, दीदी के घर में, वहां पर आपको एजेंट नहीं मिल पा रहे हैं काउंटिंग वाले दिन बैठने के लिए, स्ट्रांग रूम के बाहर बैठने के लिए। दीदी को खुद आना पड़ गया, 4-4 घंटे वहां पर पहरेदारी करनी पड़ गई। ये नौबत आ गई है। देखिए ये तो बीजेपी बोल रही है, बोल सकती है, कोई बात नहीं है, बोलने में क्या जाता है। हकीकत क्या है कि बंगाल में जहां पूरे बंगाल में चुनाव हुए हैं, 40% के लगभग बूथों में इनके पोलिंग एजेंट नहीं थे। स्थिति ये है, और ये सपना देख रहे हैं कि बंगाल को दखल करेंगे। और जहां तक काउंटिंग एजेंट की बात है, धाक के 3 बात कल फिर सामने आ जाएगा सब सोमवार को, किसके पास काउंटिंग एजेंडा और किसके पास नहीं है। और जननेत्री दीदी ममता बनर्जी के पीछे जिस तरीके का जन समर्थन है, जो प्रचंड जन समर्थन है भाजपा को, उसकी कल्पना अभी तक हुई नहीं है, अंदाजा हुआ नहीं है। सोमवार को दिखेगा। और 12-1 बजे तक इनके हमेशा जो देखते हैं इनके लोग चले जाते हैं बूथ छोड़कर। जिस पार्टी के पोलिंग एजेंट नहीं होते हैं वो इतने बड़े बड़े बात करती है। बंगाली में कहावत है, चोरेर मायर बोड़ो गोला, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। इसका मतलब भी बता दीजिए। इसका मतलब है कि चोर की जो माँ होती है वो बहुत जोर जोर चिल्लाती है। अच्छा, तो अभी चिल्ला कौन रहा है? स्थिति भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है काउंटिंग एजेंट नहीं है। आप सुकांत मजूमदार की भाषा सुन लीजिए, राहुल सिन्हा की भाषा सुन लीजिए, अभी आपके कैमरे पर बोला है। हाँ, आपके कैमरे के सामने बोला भाई राजीव जी, बीजेपी को हवा बनाने की आदत है, बीजेपी को हवा बनाने की आदत है, और हवा बनाने में बहुत शानदार पार्टी है ये। पिछली बार भी आप लोगों ने हवा बनाई थी 200 पार की, और नतीजा क्या था पूरी दुनिया जानती है। और संजय शर्मा जी कह रहे हैं इस बार भी वही करिश्मा होगा। भवानीपुर भूल जाइए, नंदीग्राम अलग मामला था। नहीं, चोर की बुआ ने शोर मचाया है, चोर की माँ ने शोर नहीं मचाया। चोर की बुआ ने शोर मचाया है। चोर कौन है वो इनको पता है। तोलाबाजी के आरोप में अभिषेक बनर्जी अंदर है, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। तो उनकी बुआ हुई ममता दीदी, तो ममता दीदी शोर मचा रही है। दीदी जा रही है पोलिंग बूथ पे, जा रही है ममता दीदी पोलिंग बूथ पे जा रही हैं। दीदी शोर मचा रही हैं, पूरी रात जाग रही हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब मैं खुद ही आ रही हूं तो मेरे कैंडिडेट्स का क्या हाल होगा। अभी कैंडिडेट्स का मनोबल नहीं बढ़ता है इस बात से, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। जब चुनाव कोई लड़ता है उसे कॉन्फिडेंस होता है कि मैं जीत रही हूं, तो उसे इतनी चिंता नहीं होती। और खास तौर पे अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ज्यादा देर तक घूमना, वो कौन सा है वो आपका फिरहाद हाकिम से पूरी डिटेल लेना, कितने मुसलमानों का वोट पड़ गया हमारे को, कितना आंकड़ा हमारा हम टच कर चुके हैं। ये हकीम जो आपके मेयर हैं, उनसे ये सारा जो आंकड़ा लेना है, उसके पीछे की मंशा यही थी। उन्हें पता था कि बंगाली तो पूरी तरह से छिटक गया है मेरे से, वो मेरे साथ नहीं है। लेकिन राजीव जी भवानीपुर जीतने का दम भर रहे हैं आप। एक डेटा आपके सामने रख दूं, 2011 के उपचुनाव हुए थे, दीदी जीती। 2016 के विधानसभा चुनाव हुए, दीदी जीती। 2021 के उपचुनाव हुए, दीदी जीती। जीत की हैट्रिक उन्होंने भवानीपुर में भी लगाई है। तो जीत का चौका उन्हें पश्चिम बंगाल में भी मारना है और भवानीपुर में भी मारना है। तो भाई इतिहास कम से कम भवानीपुर में और पश्चिम बंगाल में दोनों जगह उनके फेवर में जा रहा है। नहीं, इतिहास तो पहले सीपीएम के साथ था, उसके बाद इनके साथ रहा, हमने मना नहीं किया, टीएमसी के साथ रहा। अब वो इतिहास जो है वो बदलने वाला है, इस बात का एहसास तो दीदी को भी हो चुका है। मैं मानता हूं कि इन्होंने लगातार जीत करी। और आप सोचिए कि दीदी ही हारी है बंगाल में, और किससे हारी है बताइए? अधिकारी जी से ही हारी है। ठीक है, तो आप सोचिए जिस बंगाल की वो नेतृत्व करने का दावा भरती है, अगर उसी बंगाल के अंदर वो हारी है, तो ये पहला एक सिग्नल था कि अब आपका जो है वो दिन लदने वाले हैं। और अभी जो हालात बने हैं बंगाल के, वो अपने आप में दर्शा रहे हैं कि टीएमसी ने लगभग सरेंडर कर दिया है। अगर सरेंडर ना किया होता तो आप विश्वास कीजिए, आप देखिए इनके नारे क्या थे इस पूरे चुनाव के अंदर। इन्होंने कुछ नहीं बताया हमने क्या किया बंगाल के लिए। इन्होंने केवल ईवीएम पे, एसआईआर पे, आंकड़ों पर डिलीट पे चुनाव लड़ा। अरे कोई उपलब्धि होती तो बताते। लेकिन टेंशन तो सही है ना उनकी। जरा मैं एक डेटा दिखाती हूँ अपनी स्क्रीन पर, एक डेटा दिखाती हूँ। संजय सरकार जी आपके पास भी आऊंगी, एक डेटा दिखाती हूँ। ममता बनर्जी जो जीती थी पिछली बार भवानीपुर सीट, अगर मैं गलत नहीं हूं, डेटा भी सामने रखेंगे, लगभग 58,000 सीटों से उनकी जीत दर्ज हुई थी। हम आपको दिखाएंगे कि हार जीत का मार्जिन क्या था। लगभग 58,000 सीटों से वो जीती थी। और जो एसआईआर में नाम कटे हैं वो 50,612 नाम है। अब 2026 का चुनाव है, हाई वोटर टर्नआउट है, तो
यहाँ पर एसआईआर जो है वो बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो भाई दीदी अगर डिलीट 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 एसआईआर एसआईआर कह रही हैं तो बनता है राजीव जी उनका कहना। बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता। मैंने आपसे कहा कि इनकी मैं स्ट्रेटेजी की तारीफ कर रहा हूं। जब आप फेलियर होते हैं तो आपको कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटेजी लेनी के आनी पड़ती है जिसमें आप अपनी डिफीट को जस्टिफाई कर सके चुनाव रिजल्ट के बाद। तो इन्होंने पहले से ही उसकी शुरुआत कर दी है। तो उन्होंने पहले से ही अपनी उपलब्धियों पे ना चुनाव लड़के चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठानी शुरू कर दी। तो सीधा मतलब इसका यह है कि रिजल्ट के लिए एग्जिट पोल देखने की जरूरत नहीं है। और दीदी की जो हताशा है, पानी गर्म पानी में हाथ डालेंगे ना तो आप नॉर्मल नहीं रहेगा, हाथ फड़फड़ाएगा तो सही आपका हाथ, और जब वो फड़फड़ाएगा तो दूसरे को अंदाजा लग जाएगा पानी गर्म है। तो दीदी के साथ भी यही होने वाला है कि उनको ये एहसास हो चुका है, उन्होंने डिटेल ले ली है कि मैं अपना चुनाव तो हार रही हूं, बंगाल तो हाथ से गया, मेरी इज्जत जो बच रही थी भवानीपुर से शायद वो भी अब बचने वाली नहीं है। मुझे भी हार का सामना ही देखना पड़ेगा। एक तीसरा पर्सपेक्टिव ले लेते हैं। आदिल हसन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, AIMM के प्रवक्ता हैं। आदिल हसन साहब, आपकी पार्टी के कुछ और प्रवक्ताओं से लगातार कुछ बात हुई 1-2 दिन, तो वो तो कह रहे हैं भाई टीएमसी तो जीतेगी, लेकिन यहाँ फिलहाल आपका स्टेक, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब सरकार बनाने जा रहे हैं या नहीं बनाने जा रहे हैं, जरा आपसे एक तीसरी पार्टी के तौर पर समझूं, लगता है कि भाई दीदी भवानीपुर हार जाएंगी? ह्यूज वोटर टर्नआउट हुआ है, SIR में 50,000 नाम कट गए, मार्जिन जीत का 58,000 था, लग रहा है आपको ऐसा? उनको सुनाई नहीं दे रहा शायद। आदिल हसन साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? ये देखिए कोऑर्डिनेशन देखिए आपस में, ये उनको सुना ही नहीं दे रहा है। बेचारे AIM वाले तो बेचारे फंसते हैं हर जगह से, कभी कोई उनको आपकी मीटिंग बता देता है, कभी कोई किसी को। ठीक है, आदिल हसन साहब हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, दोबारा उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, जाहिर सी बात है आप लोग तो दीदी के साथ खड़े हुए हैं, आपने राहुल गांधी का साथ भी छोड़ दिया, दीदी आपने कहा दीदी ही हैं वही जीतेंगी, राहुल के बयान से भी किनारा कर लिया। फिलहाल बीजेपी कह रही है, अभी राजीव जेटली कह रहे थे कि जो इतनी बौखलाहट फड़फड़ाहट है ना, वो अंदाजा हो गया है दीदी को, आहट सुन लिया उन्होंने अपनी हार की, और इसीलिए फड़फड़ाहट है, सड़सड़ाहट है। देखिए पिनाक जी, अगर आप 2021 का आप चुनाव देख लीजिए तो आज के मुकाबले 2026 के मुकाबले कई ज्यादा आक्रामक और कई ज्यादा तेज तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा था। ठीक है। और उन्होंने दावा किया था, अमित शाह जी गए थे, उन्होंने कहा था कि हम 200 के पार जा रहे हैं, बार बार चिल्ला चिल्ला के कहा। तो अपने कार्यकर्ताओं को हौसला देने के लिए कोई भी पार्टी का अध्यक्ष नेता इस तरह की बातें करता है, लेकिन ढाल के 3 पात 77 सीट पे सिमट के आ गए। ठीक है। और आज फिर वही बातें कर रहे हैं। हम किसी बात पे इनके नकारते नहीं, आपको जो मन हो आप कहिए कि सारी की सारी सीटें आप जीत रहे हैं, हम सुनने को तैयार हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन अंततोगत्वा बंगाल की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार दीदी के हाथ में दी है, वहां की महिलाओं ने अपना विश्वास दिखलाया है, वहां का माइनॉरिटीज ने अपना साथ चलिए ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इंतजार और है उसके लिए आशुतोष जी, लेकिन एक डेटा दिखा देते हैं। एक चीज बोलिए। 2011 से लेके 2026 तक 15 सालों में जितने भी भवानीपुर में चुनाव हुए हैं उसका एक आंकड़ा लेके राजीव जेटली जी को दिखा दीजिए। वही आंकड़ा ही दिखाती हूँ, आपने बहुत अच्छी बात की, आंकड़ा लेके दिखा देती हूँ। मैंने एक आंकड़ा जो दीदी के हक में जा रहा था वो तो दिखा दिया मैंने आपको, SIR का क्या आंकड़ा था वो भी दिखा दिया। अब जरा जो आपने आंकड़े की बात की है ना वो भी दिखा देती हूँ कि अगर हम बात करें 2021 की और 2024 की, भाई 2021 में दीदी के पास एडवांटेज थी, सभी वार्ड्स में उनकी लीड थी, 8 के 8 वार्ड्स में, और उन्होंने एक शानदार जीत दर्ज की थी। लेकिन अगर हम आपके सामने वो डेटा रखें कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो ठीक है उसमें बीजेपी का प्रदर्शन जो है पिछले लोकसभा चुनावों के मुकाबले गिरा था, सीटें कम हुई थी, लेकिन भवानीपुर जिस संसदीय क्षेत्र में आता है वहां पर अगर उसका कन्वर्जन करें तो वहां पर 5 वार्ड्स में लीड हो गई थी। संजय शर्मा जी, भाई अगर 2024 में जब बीजेपी का प्रदर्शन खराब हुआ है, डाउनफॉल हुआ है, उसके बावजूद भी भवानीपुर रीजन में अगर उसको कन्वर्ट करें तो वहां पर लीड बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो ये थोड़ा टेंशन का सबब है दीदी के लिए? देखिए ये दूर दूर तक टेंशन का कोई सबब नहीं है। ठीक है। 2021 के विधानसभा की जब हम चर्चा करेंगे तो उसकी पृष्ठभूमि में हमें 2019 के लोकसभा चुनाव को देखना चाहिए। लोकसभा 2019 लोकसभा चुनाव में इनको 18 सीटें प्राप्त हुई थी, 18 सीटें। वही उसके बाद 2021 विधानसभा में इनको 77 सीटें प्राप्त हुई थी, और 2024 लोकसभा चुनाव आप देखिएगा तो इनको 12 सीटें हासिल हुई, इनकी 6 लोकसभा की सीटें कम हो गई। अब ये जो चुनाव होने जा रहा है इस प्रोपोर्शनेट में ही इनको सीटें मिलनी है। ठीक है। या जितने फड़फड़ा लें, जितने उड़ लें, सोमवार तक का उड़ने का टाइम है इनके पास,
फिर सब जेटली जी सब नीचे आ जाएंगे। लेकिन फिर संजय शर्मा बंगाल जी, की जनता इनकी सारी संजय बात शर्मा जी, सुनेगी। इनके नेता तो पुचका खाते हैं, पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं, मंदिर जाते हुए नजर आ रहे हैं, दीदी पहरेदारी करती हुई नजर आ रही हैं, अपनी परंपरा को तोड़ती हुई नजर आ रही हैं, जो उनका ट्रेडिशन था कि भाई शाम तक नहीं निकलती थी वो बाहर, एक एक बूथ पर ऐसे घूमती नहीं थी। तो इस बार पैटर्न तो बंगाल दीदी का चुनाव बदला हुआ में नजर आ रहा है ना, तो इसीलिए दीदी के अंदाज पर सवाल उठ रहे हैं कि दीदी को क्या हुआ। दीदी दीदी का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। अच्छा। दीदी हर चुनाव में अलग अलग पैटर्न के रूप में काम करती है। ठीक एक है। नंबर 2, बंगाल के इस बार बंगाल जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी बेकरार है आप अंदाजा लगाइए। थाने के आईसी से लेकर राज्य के डीजी तक, गांव के विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक सब बदल दिए इन्होंने। ठीक है भाई, और पूरे घर के पहली बदल बार डालूंगा, वो तो कह रहे हैं कि हम तो बदलाव के पहली लिए बार चुनाव इन्होंने चाहते हैं। बदल दिए। पहली बार इन्होंने बदल दिए। बदलाव के लिए चुनाव चाहना एक बात होता है, और लोगों को बदल के, लोगों को हटा के, अपने लोगों को ला के षड्यंत्र करके चुनाव देखिए संजय जीतना शर्मा जी, दूसरी ये बात डिबेटेबल होती बात है, ठीक लेकिन- है, क्योंकि जब जी। आप लोग सत्ता में आते थे तो कहा जाता था छापा, सोर्स जैमिंग, बूथ जैमिंग, आप लोग ये सब करते हैं, ठीक है, आरोप दोनों पार्टियां लगाती हैं, लेकिन एक बात तो आप भी मानेंगे ना संजय सुनिए- जी कि सुनिए, ह्यूज वोटर लोकसभा- टर्नआउट हुआ है ना। अब अगर आज आपके Huge आरोप voter- सच्चे हैं huge तो voter- पिछली बार इनके आरोप सच्चे थे, तो इसका कोई पैरामीटर नहीं है। Huge- मैं ये कह रही अरे हूँ, huge आपका vote- वोटर बाहर निकला है। मुझको जवाब देने दीजिए, मुझको जवाब देने दीजिए। इस बार 12 से 13% वोट इन्होंने एसआईआर में डिलीट कर दिए। पिछले बार हमारी जो वोटिंग हुई थी टोटल 83%, 83 पॉइंट समथिंग परसेंट वोटिंग हुई थी, उसमें ये 12% जो जोड़ दीजिए तो वोटर टर्नआउट तो उतना ही है लगभग। चलिए अच्छी बात है, वोटर हमारे टर्नआउट लोग आप कह रहे हैं वोट उतना ही है, लेकिन हमारे लोग वोटिंग ज्यादा करते ही हैं और वोट को एक उत्सव की तरह लेते हैं। और लोकसभा विधानसभा चुनाव में इनकी पूरी यानी मिलिट्री आपको फोर्स कोई रहती दिक्कत है, तो नहीं ना पूरे जो इनके 58, अधिकारी सुनिए ना, रहते हैं। आप कह रहे हैं कि लोग उत्सव की तरह से वोट करते हैं, वोट किया, सबने उतना ही वोट किया, कोई कम ज्यादा नहीं हुआ है। अब आप मुझे बता दीजिए कि अभी मैंने एक डेटा रखा था, दीदी का जीत हार का मार्जिन था 58,000 समथिंग, एक राउंड फिगर 58,000 ले लें, और एसआईआर में नाम कटे हैं लगभग 50,000, वो भी राउंड फिगर ही ले रही हूँ, ठीक है। और अब वोटर टर्नआउट भी बढ़ा है पिछले बार के मुकाबले, ठीक जी। तो इस सिचुएशन में क्या वाकई में, और देखिए दीदी के सामने इस बार शुभेंदु अधिकारी हैं, इसको आप तो डिनाई नहीं करेंगे ना भाई, एक ऐसा शख्स है जो ऑपोजिशन की तरफ से सीएम फेस है, एक ऐसा शख्स है जिसका बैकग्राउंड है कि उसने ममता बनर्जी को हराया है, एक ऐसा शख्स है जो टीएमसी में था, टीएमसी की पूरी मैकेनिज्म को समझता है, तो भाई फाइट तो टफ है। मैं आपको बता दूं, नंदीग्राम में 2021 में दीदी की जो हार हुई थी, उसमें शाम के समय जो लाइनें काट दी गई थी और जो एक बार दीदी को जीता हुआ दिखाया गया था, फिर लाइन काट कर लोड शेडिंग करके वहां क्या माहौल उत्पन्न किया गया, ये बहुत संजय विवादास्पद शर्मा जी, ये अच्छा है ना कि बस दीदी को हरा के बीजेपी खुश हो गई और बाकी बंगाल की सत्ता 200 से ज्यादा सीटों से आपके हाथ में दे दी है ना, ये कहना चाह रहे हैं वो तो जनता देगी हमें, वो तो हमें मतलब जनता अच्छा देगी। नहीं, जब दीदी और इस हारे, बार नंदीग्राम जब दीदी में हारे तो जनता नहीं, और जब दीदी को सत्ता दे दे 200 से प्लस सीट में तो जनता, ऐसे थोड़ी होता है सर। नहीं, यदि शाम को जो वाकया हुआ आप पता करिए, या तो आपको पता नहीं है या पता सर, मैं होते वही भी कह आप रही हूँ ना, भूल करना नेता चाहते जो हैं। पता करवाना चाहते हैं, ठीक है। नहीं, हमारे साथ जो शाम डॉक्टर को मोहम्मद हुआ था, अमीन साहब भी इस हमने वक्त जुड़े उसको हुए हैं, चुनौती दिया, हमने पूर्व ज्वाइंट उसको डायरेक्टर हैं चुनौती दी थी। ईसीआई के, जरा और उनको उसके ओपिनियन भी ले लें बावजूद सर। भी वो कितना निर्णय आसान हुआ। होता है ना कि और- जब 200 प्लस सीट है तो जनता ने भरोसा किया है सबको दरकिनार करते हुए दबाव को, और अगर दीदी हार गई नंदीग्राम से तो कुछ फाउल प्ले हुआ है, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या है। इसी बात में मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें दीदी हर जगह ये कहती थी, बल्कि एक शूट आउट भी हुआ था जो ईवीएम लेके भाग रहे थे लोग, ये रूल है कि उसको किसी तरह कंट्रोल करना है, अगर शूटिंग भी की जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है एज़ पर लॉ। तो उस पर बड़ा शोर मचाया गया था, कहा गया था मोदी कमीशन है, शाह कमीशन है, और जब दीदी हार गई इलेक्शन वहाँ पर तो कोई बात नहीं, जब बाई इलेक्शन लड़ी हैं और बाई इलेक्शन लड़ने के बाद जीत गई तो 4 साल तक ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं कहा पूरे हिंदुस्तान में। और अब पिछले कुछ महीनों से, यानी इलेक्शन एसआईआर से 2-4 महीने पहले से ऐसा शोर मचाना शुरू किया कि इलेक्शन कमीशन से बेईमान कोई जगह नहीं है, और वो सुप्रीम कोर्ट तक गई। कल का आप कोई इंसिडेंट बता देते हैं कि अपने हाई कोर्ट में, बंगाल के हाई कोर्ट में गई है कलकत्ता में, वहाँ भी ये कहा गया कि सेंट्रल डेपुटेशन के लोग यहाँ काउंटिंग ऑब्जर्वर नहीं हो सकते, जबकि रूल है इलेक्शन कमीशन जिसको चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे यूज़ कर सकता है और उसकी ड्यूटी को कोई डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, आरपीआई एक्ट में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। सवाल इस बात का है, कल से मैं देख रहा हूँ एक वीडियो चला और रात भर तक ये चलता रहा और आज भी दिन में ये चर्चा चल रही है कि इलेक्शन कमीशन के लोगों ने बेईमानी के लिए जो है वहाँ पर ये किया वो किया।
जबकि हमारे जो मनोज अग्रवाल हैं स्टेट के सीईओ, उन्होंने इस बात को क्लियरिफाई किया, 2 बार किया, कल रात में भी किया और सुबह भी किया। देखिए ऐसा है कि हर आपको ये पता है, आपकी जनता को भी पता है, सभी को पता है इस बात का कि जब इलेक्शन होते हैं तो हर कैंडिडेट का एक पोलिंग एजेंट होता है। वो उस वक्त प्रिसाइडिंग अफसर के साथ बैठता है, सारा दिन देखता है, शाम को 17 फॉर्म भर के दे दिया जाता है, इतने वोट पड़े, और जो भी ईवीएम होती है हमारी वो सीलिंग करके रख दी जाती है स्ट्रांग रूम में। वहाँ तक ये स्कॉट करते हैं सारे पोलिंग एजेंट्स और वहाँ देखते हैं, उसके बाद बाहर आते हैं, ताला लगता है, ताले के ऊपर भी इनकी सिग्नेचर वाली सील लगती है और इनको इंश्योर कर दिया जाता है। उसके बाद 3 टायर सिक्योरिटी होती है हमारी, 2 पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं, उसके बाद 3rd में जो है बाहर आउटर से में स्टेट पुलिस होती है। तो ये कहना कि स्ट्रांग रूम में कोई जाग गया, गलत था। वो हमारे जो वोट गिने जाने थे वो क्या थे, वो हमारे जो बैलेट वोट आते हैं बाई पोस्टल बैलेट, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए बुलाया गया था और इसके लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी गई थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि हम 4 बजे करेंगे। इनका प्रत्याशी 5 बजे आया एजेंट और शोर मचाना शुरू कर दिया कि यहाँ कुछ हो रहा है। करने का मतलब क्या होता है जी? सॉर्ट आउट करना क्या, चिट्ठी आई है, वोट आए हैं, उनको हाँ, सॉर्ट आउट क्या करना है? होता ये है कि जब खुलेंगे पोस्टल बैलेट तब नहीं, सॉर्ट आउट हो नहीं, जाएंगे। ऐसा है जो हमारे जवान, सेना के जवान या और भी ऑफिसर्स बाहर हैं, कुछ और भी हैं कहीं, पोस्टल बैलेट है, तो वो पोस्टल बैलेट जब आते हैं तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाती है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में। उसके अंडर में जो असेंबली है तो उसमें हमारे जो एसडीएम होते हैं वो रिटर्निंग अफसर होते हैं। तो 7 कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उन 7 कॉन्स्टिट्यूंसी के एक ही डिस्ट्रिक्ट में आएंगे कलकत्ता में। उसके बाद वो सॉर्ट आउट करने के लिए बुलाया जाता है कि देखिए अलग अलग रखे जाते हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ में, और उनके बक्से बना के उनको बना दिया, सील कर दिया उनके सामने, और वो फिर जिस दिन काउंटिंग होती है उस दिन ये सारे एजेंट बुलाए जाते हैं और बाबा फिल्मिंग होती है, रूम तक जाते हैं। जब ये सॉर्ट आउट होता है तब आप एजेंट्स को बुलाते हैं? बुलाया, इसीलिए उसी का तो शोर मचा रहे हैं ये लोग। उनको बुलाया गया था ऑफिशियली। तो पर टीएमसी वाले एजेंट कहाँ? नहीं, उनको व्हाट्सएप किया गया, फोन किया गया और ईमेल किया गया। आप लोगों ने वेट नहीं किया उनका? और वो लेट आया था इनका। अरे तो वेट कर लेते ना। किसका? नहीं, रूल नहीं है भाई, इलेक्शन कमीशन एक के लिए वेट नहीं करेगा। वहां पे दूसरे पार्टी के लोग आ जाए, चाहे दूसरी चाहे पार्टी के लोग आ जाए या इंडिपेंडेंट भी कैंडिडेट है तो वो कैंडिडेट है हमारा, 2 आदमी उसे साइन कराने के बाद काम शुरू कर देते हैं। ठीक है भाई संजय शर्मा जी, इन्होंने बवंडर मचा दिया। कह रही है ठीक बात तो है कि आपके पास पोलिंग एजेंट ही नहीं है, टाइम से पहुंचे ही नहीं। अरे पोलिंग एजेंट हमारे पास नहीं है, ये कह रहे हैं कि हमें ईमेल नहीं आया था, होगा मुझे नहीं पता, आया डेट आया। आपने कहा ना दिया गया, व्हाट्सएप किया गया, फिर जब हम पहुंचे तो हमें अंदर क्यों नहीं जाने दिया गया भाई? अंदर नहीं जाने दिया जाता, अंदर नहीं जाने दिया। अगर उसके पास कार्ड नहीं होगा, वो हमारा ऑथराइज पोलिंग एजेंट नहीं होगा तो नहीं आने देंगे। ऑथराइज एजेंट होना चाहिए शर्मा जी, ऑथराइज होना चाहिए। उसने अपना शॉट दिखलाया 5 बजे का है, जो उसने वहाँ फोटो खींचा है, आया है 5 बजे का। ठीक है, 1 घंटा लेट था। वैसे इस तरह की लापरवाही होगी, ये बात गले से नीचे नहीं उतरती है, ये बात गले से नीचे नहीं उतरती है। सर सुनिए ना, मतलब आर पार का चुनाव है, अस्तित्व की लड़ाई है, सबने अपनी जान झोंकी हुई है। ऐसे में सर सोच के देखिए ना, भवानीपुर जैसी हाई कॉन्स्टिट्यूंसी किसी आम आदमी का ऐसा नहीं है कि हारी हुई कॉन्स्टिट्यूंसी है, सबको पता है कितनी कांटे की टक्कर है, और उसमें वो आदमी इतनी लापरवाही करते हैं, ये बात थोड़ी अजीब लगती है। नहीं, आप देखिए ना, इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं उस हिसाब से बाहर सीसीटीवी लगा है, जहाँ पे स्ट्रांग रूम है हमारे, जिसका झगड़ा कर रहे हैं कि स्ट्रांग रूम में, वहां तो कोई छू सकता नहीं है जब तक कि ऑर्डर नहीं होते मजिस्ट्रेट के, जाते नहीं पर्सनली, इन सबको विजुलाइज किया जाता है, दिखाया जाता है। चलिए, बहुत देर से आदिल हसन साहब हमारे साथ चर्चा में शामिल नहीं हुए, फिर राजीव जेटली जी के पास भी जाऊंगी कुछ डेटा और कुछ आंकड़े लेकर। आदिल हसन साहब, भाई आप लोगों का स्टेक तो है नहीं सरकार बनाने वाला, आप लोग तो अभी 11 सीटों के इर्द गिर्द ही हैं। जरा एक आउटसाइड एंटिटी के तौर पे एक पार्टी जो वहाँ पे चुनाव लड़ रही है, वहाँ के मिजाज को समझ रही है, आपका आकलन चाहूंगी। आपको लगता है कि दीदी भवानीपुर हार सकती हैं, जैसे दावे बीजेपी कर रही है, और दीदी की इतनी बुरी हालत हो गई, इतनी इनकम्बेंसी, इतनी नाराजगी हो गई है दीदी से कि अपने घर में हार जाएंगी, अपने किले में हार जाएंगी, पोलिंग एजेंट नहीं है उनके पास? मैम बेशक हार सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव हारे, ज्योतिरादित्य सिंधिया हारे, राहुल गांधी हारे, स्मृति ईरानी, तो ममता बनर्जी जी कुछ अलग थोड़ी है। जनता जो फैसला करेगी वो हारना पड़ेगा। लालू जी हारे थे, नीतीश कुमार जी हारे थे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दीदी भी हार सकती है। लेकिन मैं इंडिया टीवी चैनल पर बोल रहा हूँ कि ममता बनर्जी हाँ वही हार भी सकती है। मैम मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर सेंट्रल ऑब्जर्वर नहीं रहते तो बंगाल में चुनाव नहीं होता। हम लोग सिर्फ 11 सीट पे मैम लड़ रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी को रात की नींद 11 सीट से उड़ गई थी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का हेलीकॉप्टर का लैंडिंग के परमिशन के लिए 20 किलोमीटर दूर का परमिशन मिला। एक फील्ड टीएमसी के गुंडों ने, टीएमसी के नेताओं ने इनके आरओ से मिलकर
वो ब्लॉक कर दिया था। ममता बनर्जी को इतनी दिक्कत क्या है, पूरे हिंदुस्तान में चुनाव होता है, झारखंड में होता है, बिहार में होता है, यूपी में होता है, हर जगह होता है, लेकिन एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज है। 20-20 किलोमीटर हमारे कैंडिडेट को आप धमकाइएगा, बूथ पर जो बैठेगा उसको धमकाइएगा, लॉलेसनेस का प्रकाष्ठा है। पूरे हिंदुस्तान में चुनाव होता है, लेकिन ममता बनर्जी का लॉलेसनेस सबसे ज्यादा है। मैं वहां का प्रभारी रहा हूं, एक एक कैंडिडेट को धमकाया गया। मैं आपके चैनल से बोल रहा हूं, अगर रिजल्ट आ जाएगा मैम, अरे यार चुप रहो, बीच में नहीं बोलो, बीच में मत बोलो, इनको मौका लेट बीच मिला में मत बोलो। कोई ज्यादा आपसे बात हुई, पूरी बात करनी थी, राजीव जी के पास जाऊंगी। आदिल हसन भाई, ठीक है ठीक है मैम, अंगुली दिखा के बात नहीं। ठीक है ठीक है। संजय भाई, उंगली तुम मत दिखाओ। गुजरात चल रहा था तो भाई ममता बनर्जी गई थी प्रचार करने मोदी जी का, समझे? यही मोदी जी का प्रचार करने गुजरात चलने में गए थे, ममता जी गई थी। इसलिए डराओ मत, समझे ना, फैमी मत पालना। अच्छे का इलाज और बीजेपी का जो अवैध संबंध है उसके पत्ते खुल गए, सब आगे टीवी में ये करते हो, नाटक करते हो। ज्यादा दलाली मत करो, समझे? तो हम हर कुछ देखा है, ये डराओ मत, जो इलीगल संबंध है उसका भाड़ा फूट गया है। पंचायत चुनाव और लोकसभा भी लड़ेंगे। चलिए आदिल हसन साहब, ये सब इलाज करेंगे। चलिए दीदी तो हार सकती है, बीजेपी की सरकार बना सकती है। हसन साहब, सबने मदद की है। इस बार दीदी को ऐसा लगा कि दीदी चक्रव्यूह में घिर गई, है ना? बैरिस्टर साहब भी पहुंच गए, हुमायूं कबीर भी अलग होकर ताल ठोक रहे हैं, लेफ्ट भी अच्छा चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस भी उठ खड़ी हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि भाई, और बीजेपी तो भाई पूरा जिसे कहते हैं आर पार की लड़ाई में पूरा फुल स्विंग में लड़ रही है, एसआईआर भी हो गया, तो सब एक तरफ और दीदी एक तरफ। क्यों नहीं चुनाव लड़ेगा कोई बंगाल में? नहीं हम तो पूछ रहे क्यों नहीं लड़ेगा बंगाल में चुनाव? अच्छी इनका बात बपौती है क्या बंगाल? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं हम लोग चुनाव में लड़ेंगे? 11 सीट लड़ने में ममता बनर्जी का बुखार छूट गया क्या? अभिषेक बनर्जी पर भाजपा क्यों नहीं एक्शन ले रही है? ईडी का और सीबीआई का इनकम टैक्स क्यों नहीं ले? अरबों की संपत्ति अभिषेक बनर्जी बनाया है, भाजपा क्यों चुप है? ये अंडरस्टैंडिंग है, चाहती है कि दिल्ली में भाजपा रहे और बंगाल में मोदी रहे। भाजपा और टीएमसी का अंडरस्टैंडिंग है, क्यों नहीं अभिषेक बनर्जी? अच्छा चलिए, तो इस बार तो बता दीजिए क्या होगा आदिल हसन साहब, ये अंडरस्टैंडिंग क्या गुल खिलाएगी? हर जगह से कट मनी आता है। ठीक, मैंने आपकी बात मान ली। अभी वो राजीव जेटली जी उसका जवाब देंगे, लेकिन मैं तो चलो आपकी बात मान के चलती हूँ, तो बता तो दो कि भवानीपुर दीदी हार सकती हैं आप कह रहे हो, लेकिन बंगाल कौन जीत रहा है? मैम ये अंडरस्टैंडिंग है। अरे मान ली, मैंने तो मान ही लिया ना। चलिए अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ। वो कहते हैं आप उनकी बी टीम है, आप कहते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग है, और इतना कांटे का मुकाबला है जिसमें जिसे कहते हैं ना कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। मैम 294 सीट है, हम 11 सीट पे लड़ रहे हैं। 283 सीट पे जीत जाए बीजेपी से ममता बनर्जी, हिम्मत है तो। शुभेंदु अधिकारी तो इन्हीं का चेला था ना, आधा भाजपा ही तो टीएमसी से गया है ना मैम। तो मतलब आप चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं जीत रही है बीजेपी? इनको दिक्कत नहीं, गुजरात चल रहा था तो राजीव जेटली जी हिम्मत है तो जीत जाओ। चैलेंज कर रहे हैं सीधा सीधा आदिल हसन साहब, वो कह रहे हैं कि हिम्मत है तो जीत जाइए। वो तो बीजेपी को हराए ममता बनर्जी, हिम्मत है तो। नहीं एक मिनट, मैं सॉरी मैं कंफ्यूज हूं। एक मिनट आदिल हसन साहब, एक सेकंड मैं कंफ्यूज हो गई भैया। आप किसको चैलेंज कर रहे हैं? मतलब संजय शर्मा जी में हिम्मत है, मतलब टीएमसी में हिम्मत है तो बीजेपी को हराएं, या बीजेपी में हिम्मत है तो ममता बनर्जी को हराएं? कौन जीत रहा है भाई? मैम मैम दोनों में अंडरस्टैंडिंग है। दिल्ली में मोदी चाहिए, ममता बंगाल में चाहिए। अदानी दोनों को चंदा देते हैं, ठीक है। अदानी दोनों के दुलारे हैं, मोदी जी के भी और ममता के भी। और आप किसके दुलारे हैं? कोई काम नहीं हुआ, नॉर्थ बंगाल को नेग्लेक्ट किया गया है। वहां ना एम्स खुला, ना फैक्ट्री खुली, ना कॉलेज खुला, ना बीड़ी वर्कर को पैसा मिला। देखते हैं आप 11 में से कितने नंबर पाएंगे, उससे भी बहुत कुछ पता चलेगा। क्योंकि नहीं तो सब लोग आपके ऊपर आरोप लगा देते हैं, आप इसकी बी टीम, उसकी बी टीम। राजीव जेटली जी तो बड़ा नई थ्योरी लेकर आए हैं यहाँ पर आदिल हसन साहब। मतलब जिस चुनाव में सब कुछ दांव पे लग गया, जिस चुनाव में सब कुछ दांव पे लग गया, अदालत इन्वॉल्व हो गई। यहाँ पर देखिए कि क्या कुछ आरोप नहीं लगे। वो कह रहे हैं आप दोनों मिले हुए हैं। दिल्ली में मोदी जी चाहिए और पश्चिम बंगाल में आप भी चाहते हैं ममता बनर्जी रहे। फिलहाल इस पे एक ऐसा वोटर है जो इन दोनों को लगता है कि जितनी भारतीय जनता पार्टी को गाली निकालेंगे, मतलब जिसको बी टीम बताएंगे वो वोटर इनके पास चला जाएगा। अगर इन्होंने प्रूव कर दिया, एएमआईएम ने प्रूव कर दिया कि जो ये है टीएमसी है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो इन्हें लगता है वो वोटर इनके पास आ जाएगा। अच्छा। उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये उनकी बी टीम है तो वो वोटर इनके पास आ जाएगा। ये दोनों के दोनों एक ही वोटर की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन दोनों पार्टियों ने एक ही वोटर की लड़ाई लड़ी है। अगर इन्होंने बंगालियों की चिंता करी होती तो आज दीदी को रात रात भर जागना ना पड़ता, बूथ के बाहर ना बैठना पड़ता, डरना ना पड़ता।
इधर उधर लोगों के साथ सामना करना पड़ता। सारा दिन सारे बूथों के ऊपर सारे बूथों पे अगर कोई प्रदेश का नेतृत्व करने वाला अपने ही बूथ पर घबराया बैठा है तो उसका मतलब यह था कि बंगालियों को दरकिनार किया, एक वोटर को समझा कि मैं एमआईएम से ये वोटर ले लूंगी और उनको लगा कि हम टीएमसी से वोटर ले लेंगे। अरे भाई पूरे बंगाल को अगर आपने देखा होता, तुष्टिकरण की राजनीति ना करी होती तो आज ये हालात आपके ना होते, आज आप कॉन्फिडेंस से बैठे होते। आज देखिए कैसे मुरझाया हुआ चेहरा है आपका टीएमसी के प्रवक्ता का। राजीव जेटली जी, पिछली बार क्योंकि आप दीदी का लोग संदेश दीदी को तो ही हरा पाए थे लेकिन बंगाल नहीं जीत पाए थे। हम मान भी लें आपकी बात कि भवानीपुर में दीदी पैनिक में है, हार रही है ना, नहीं गुस्सा है लोग, एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन पिछली बार जैसा तो नहीं हो जाएगा कि नंदीग्राम की जीत की आप खुशी मना लीजिए। तो नहीं बिलाल, हम तो जीते ही थे, दूर ही रहेगा। हम तो जीते ही थे। कहां 3 सीटों से हम कहां पहुंच गए देखिए ना। अच्छा, एक ही बारी में। तो अगर इस बार मैजिक फिगर 148 से कम रह गए तो उसे भी जीता ही मान लेंगे क्या? देखिए लोकसभा के अंदर मैं मानता हूं कि कुछ सीटें हमने खोई थी वहां पर, लेकिन उसी लोकसभा के अंदर दीदी भी हार के आई थी। अब ध्यान दीजिएगा, वो हाँ उसी लोकसभा में दीदी भी आ रही थी। तो अब मुद्दा यहां पर केवल इतना है कि अब एग्जिट पोलों से बाहर जा चुके हैं सारी डिबेटें। हर आदमी अब दीदी के चेहरे के हिसाब से अनुमान लगा रहा है, दीदी की हरकतों के हिसाब से अनुमान लगा रहा है, और चुनाव आयोग ने लोगों ने लगभग परिणाम देख लिया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली। और मैं आपको एक बात बताता हूं कि हमारे जो कार्यकर्ता थे, मैं जब पिछले चुनाव में पश्चिम बंगाल में ड्यूटी पे था, तो जब हम दिल्ली आए तो हमें बोलते थे दादा आप हमें छोड़ के चले गए। और छोटा है 15, 16, 17 साल का बच्चा मुझे कहता है दीदी मेरा साइकिल से एक्सीडेंट करवा के मुझे मरवा देंगे ताकि केस भी ना बने। मैंने एक 15 साल का बच्चा इस तरीके की बात कर रहा था। हम आपको विश्वास दिलाते हैं टीएमसी के कार्यकर्ता 15 साल के बच्चे से कैंपेनिंग करा रहे थे। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, बच्चे का फोन आता है कि जो आदमी जिस पार्टी को सपोर्ट करता है, सपोर्ट सुनिए अरे बच्चों में खौफ था। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अभी मेरी बात पूरी हो जाए। मैं आपसे कह रहा हूं कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। हम ऐसा कोई हथकंडा नहीं अपनाएंगे जैसा दीदी चुनाव जीतने के बाद अपनाती हैं। भाई उनको तो सीधे सीधे कहा गया है कि कोई भी गुंडा घर से बाहर ना निकले, नहीं तो उल्टा लटका देंगे। आप कह रहे हैं कि नहीं अपनाएंगे। संजय शर्मा जी, गुंडा तो हम किसी प्रदेश में अलाउ नहीं करते। सेफ हैं भाई, आप जैसा काम नहीं करेंगे। बीजेपी पश्चिम बंगाल की रक्त रंजित राजनीति को बदलने आई है। बमबाजी, गुंडागर्दी, सर फुटबल नहीं करेंगे लोग। ये लोग मुगालते में हैं, इनके पांव के नीचे जमीन नहीं है, फिर भी इनको यकीन नहीं है। अब इसका इलाज तो हम कर नहीं सकते। बंगाल की जनता ने बार बार की वोटिंग में इनकी साइज नाप दी है। 2019 में बढ़ी थी, 21 में बढ़ी थी, फिर बाकायदा इनको कम कर रही है। 77 जो इनके एमएलए थे उसमें भी 16-17 हमारी तरफ आ गए थे। ठीक है, इनको यकीन ही नहीं हो रहा। ठीक है, अभी ये 2-4 दिन की खुशियां मना रहे हैं और कोई आवश्यकता नहीं है आपको क्या करेंगे वो करेंगे। जनता ने आपकी साइज ठीक कर दी है। 4 तारीख को जब पिटारा खुलेगा उसी साइज के अनुसार बोलते रहिएगा। बंगाल में सांप्रदायिकता के बीज बंगाल की जनता पनपने नहीं देगी और हमारे हाव भाव पर मत जाइए। सांप्रदायिकता का बीज नहीं पनपा हो तो फिर सीटें आपके पास जाती हैं, आपका खाता ही जो 75% से शुरू होता है। बंगाल की जनता इनको अपने ढंग से जवाब दे दिया। अब एक और डेटा आपको दिखा देती हूं सर, वो शायद आप देखिए 3 से 77 हुए, ये करिश्मा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनका वोट परसेंटेज कैसे बढ़ता चला गया। 2016 में 19% था, 2019 के लोकसभा चुनाव में 43.2% हुआ, 2021 में उसमें कमी आई, विधानसभा चुनाव थे हारे, 35% था, लेकिन पहले से बहुत बढ़ा। फिर 2024 के अगर लोकसभा चुनावों की लीड को कन्वर्ट किया जाए, जैसे 2019 का मैंने आपको बताया, तो 40.46% था और टीएमसी का 46.66%, यानी कि सीधे सीधे लगभग मोटा मोटी 6% अगर हम कहें। और वोटर टर्नआउट, एसआईआर, तमाम फैक्टर्स को अगर जोड़ लिया जाए तो फिर ये 6% और एंटी इनकम्बेंसी महिलाओं का वोट, ये 6% को बांटना काफी अचीवेबल लगता है। हिंदुत्व वोट को अपनी तरफ खिसका लेना। 2021 के बाद से जितने मैं भवानीपुर के संदर्भ में कह रही हूँ सर, सिर्फ भवानीपुर के संदर्भ। भवानीपुर के संदर्भ में भी यदि आप कहेंगे तो 2024 के लोकसभा चुनाव में थोड़ी बैकिंग भवानीपुर असेंबली कंस्टिट्यूंसी में आपको दिख सकती है, लेकिन जैसे ही वहां दीदी खड़ी हो जाती हैं, सारे समीकरण चेंज हो जाते हैं। ठीक है, पूरे बंगाल में लगभग यही हालत है। इनको जहां जहां इनको लगा होगा कि हम इतनी सीटें आ गए, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होगा और 2021 के बाद जितने उपचुनाव हुए हैं सभी में हमने रिमार्केबल विक्ट्री हासिल की है।
ठीक है, किसी आप चुनाव अपना में वो वाला पीछे आंकड़ा नहीं देखना लेके। चाहते हैं जो आपको और कंफर्टेबल लोकसभा- विक्ट्री दिलाता है, लेकिन लोकसभा- दूसरा आंकड़ा नहीं देखना चाहते। कंफर्टेबल नहीं। राजीव जेटली जी, और एक आंकड़ा और है मेरे लोकसभा पास। चुनाव में, लोकसभा चुनाव 32% में। बंगाली हिंदू हैं, गैर बंगाली हिंदू 34% हैं, मुस्लिम वोटर 24% है। अगर हम भवानीपुर की बात करें, 24 तो आप अलग कर ही दीजिए, वो तो आपके पास किसी भी सूरत में नहीं आने वाला। बचा 42 और 34, उसमें बंगाली हिंदू में अपनी जगह बनाना, बंगाली अस्मिता, दीदी का वो कोर वोट बैंक है, उसको तोड़ पाना क्या आपके लिए मुमकिन है, वो भी भवानीपुर में जहां दीदी का घर है? तो आप नहीं, कहां फिलहाल से आप कहां से और कैसे आप जीत का दावा कर रहे हैं? कौन से वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे? तोड़ पाना नहीं, तोड़ तोड़ चुके दिया। हैं। अच्छा ठीक है सर, मैं ये 4 तारीख को तोड़ चुके बोलूंगी, हैं। मैं और 4 ये तारीख को जीत- बोलूंगी सर, मुझे इंतजार करना ये पड़ेगा। जीत भारतीय जनता पार्टी की है। और मैं आपको बताता हूं, ये बंगाली, मुसलमान, मैंने तो एक बार भी मुसलमान और हिंदू नहीं बोला, मैंने बंगाली बोला। मैंने कहा हम बंगालियों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, बंगालियों के वोट से जीतेंगे। इन्होंने बंगालियों के हिसाब से नहीं सोचा, इन्होंने एएमआईएम के जो नीति है उस हिसाब से अपनी पार्टी चलाने की कोशिश करी। ठीक है। और यही एक वजह रही, यही एक वजह रही कि बंगालियों को ये एहसास हुआ कि मुझे मेरे प्रदेश के बंगाली ही अंदर आपको सत्ता में अपने ही नहीं आने अधिकारियों की देंगे। लड़ाई लड़नी पड़ेगी केवल इनकी तुष्टीकरण के चलते। यही एक वजह थी कि एक मैसिव वोटिंग हुई। वो नहीं चाहते अब कोई भी गुंजाइश छोड़ना, वो खौफ का माहौल नहीं चाहते वहां पे, डर का माहौल नहीं चाहते वहां पे। वो बंगाल को वैसा बंगाल बनाना चाहते हैं जैसा बंगाल था, जहां पर दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर आते थे। आज देखिए बंगाल के अंदर इंडस्ट्री देखने को नहीं मिलती है। तोलाबाजी को छोड़िए तो दूसरा धंधा बताइए वहां पे कोई चलता हो। तोलाबाजी के अलावा धंधा बताइए कोई ऐसा हो, भाई साहब, किसी के उनको पास आप हो लोग काम, मुख्यमंत्री बनाने किसी के के लिए पास बैठे हुए काम धरने करने पर। के लिए हो। ठीक है तो संजय सारी शर्मा जी, फैक्ट्रियां- ठीक है, इलेक्शन कैंपेन ओवर हो चुका है। किन वजहों से, जी। कैसे, किसने क्या गलती की, वो जनता डिसाइड करके अब ईवीएम का बटन दबा चुकी है। जनता ने अच्छा जी। वोटर टर्नआउट किया, ठीक है, हिंसा कम हुई, फ्री फेयर, ये तमाम चीजें जो है उस पर आप लोग अपने आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगाइए, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम ये कहें दीदी की बॉडी लैंग्वेज, दीदी एक फाइटर वाले अंदाज के लिए जानी जाती हैं और उसके लिए उनको सब लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं कि वो सड़क से लेकर सदन तक लोगों के बीच में एक आक्रामक, एक कॉन्फिडेंट, एक फाइटर के तौर पर नजर आती है। लेकिन पिछले अगर आप 48 घंटों की बात करें, स्पेशली अगर हम सेकेंड फेज की वोटिंग की बात करें, दीदी के बयान के मैं और अभिषेक सोए नहीं हैं, हम रात रात भर अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, फिर दीदी का अपना पैटर्न को चेंज करना, भले आप मुझे कुछ भी कहिए, मैं भी अपना पढ़ाई करके आई हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि दीदी शाम को 4 बजे निकलती थी, या तो आप मुझे इंसिडेंट बता दीजिएगा, मैं करेक्ट कर लूंगी अपने आप को। फिर दीदी का सुबह सुबह निकल जाना, दीदी का स्ट्रांग रूम के बाहर जाके पहरेदारी करना, दीदी का कल अपील करते हुए हाथ जोड़ते हुए, लोगों को तो इस बात से भी दिक्कत थी कि भाई चुनाव हो गए, अब ये हाथ जोड़ के कौन सी अपील हो रही है, कल जो अपनी जीत का दावा करते हुए उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया था। तो ये सब जुदा अंदाज ना, लोग कह रहे हैं दीदी नर्वस है। लोगों को लग सकता है, खासकर बीजेपी को लग सकता है, क्योंकि इनको दूर के ढोल सुहावने वाली सत्ता दिख रही है, जो 4 तारीख तक इनका ढोल फटेगा और ये जमीन पर आ जाएंगे। ठीक है, दीदी का हर इलेक्शन में अपना एक अलग स्टाइल, अपना एक नैसर्गिक स्टाइल है। उसके ऊपर मैं कमेंट करूं या कोई बात बोलूं, मैं इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा कार्यकर्ता मैं नहीं हूं। दीदी की अपने एक स्टाइल है, वो जब जैसा सोचती है वैसा करती है, और बंगाल की जनता उसे उसी रूप में स्वीकार करती है। जनता के दुख दर्द और आंदोलनों के माध्यम से उपजी हुई नेता है जननेत्री दीदी ममता बनर्जी। वाम फ्रंट के शासन में लंबा संघर्षों का इतिहास रहा है। बंगाल की माटी को पहचानती है, माटी को पकड़ती है, और माटी की सुगंध जो है उसको जानती है कि कब क्या होने वाला है। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। दीदी को भी 15 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा था सत्ता में आने के लिए। ऐसा नहीं है कि पहली बार में आ बहुत गई लंबा, तो भाई बीजेपी ने भी सिर्फ कर लिया ना। 15 अब तो दीदी को मिल 15 सकता है साल तो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा, दीदी को मौका मिल सकता है। भाई बीजेपी ने भी कोर्स करेक्शन किया, बीजेपी ने भी मेहनत की, ऐसा थोड़ी कि पश्चिम बंगाल सिर्फ दीदी का या बंगाली का ही होके रहेगा। नहीं, सबका है। 5 तारीख 4 तारीख को पता चल जाएगा बंगाल किसका है, बंगाल की जनता क्या चाहती है। आदिल हसन साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं और उसके बाद मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा जी के पास भी जाऊंगी। जी मैम, 2 चीज बोलना चाहते हैं। बिल्कुल मुसलमानों के मुद्दे पर ना दीदी बोलती हैं ना मोदी बोलते हैं। आप ही देख ली इंडिया टीवी, नॉर्थ बंगाल जो मुसलमानों की बड़ी आबादी है, वहां पे एम्स का मांगता, हाईकोर्ट बेंच का मांगता। मैम, एक भी इंडस्ट्री नॉर्थ बंगाल में नहीं है। चाय पत्ती वर्कर और बीड़ी वर्कर को सिर्फ 191 रुपया मैम मिलता है। बताइए, अदानी इनके भी दोस्त हैं, अच्छी बात है, आपने कैंपेन किया, ये बात आपने जनता तक पहुंचाई होगी और इसीलिए आपकी 11 में से देखूंगी कितने नंबर आएंगे। फिलहाल आप जो मौजूदा पोलिंग हो चुकी है उसके बारे में अगर चर्चा करें तो मुझे अच्छा लगेगा। कैंपेन से 294 सीट पे लड़ी है मैम।
हाँ। कांग्रेस 294 सीट पे लड़ी है मैम, उसको भी बोलिए ना। आज मोदी जी सर, आज वो आए नहीं है टाइम निकाल के, इसलिए अभी उनसे नहीं बोल पाऊंगी। कमर्शियल सिलेंडर में। आप बोलिए चुनाव खत्म, शुरू हो गया ड्रामा। ठीक है, चुनाव का ममता जी उस पर कुछ नहीं बोलेंगी। दोनों बड़ा भाई छोटी बहन का रिश्ता है। 993 रुपया आज बढ़ गया कमर्शियल रेट। अब जो गरीब जो खरीदेगा रेस्टोरेंट जो समोसा और लिट्टी, अब वो रोएगा। चुनाव खत्म, मोदी जी का ड्रामा शुरू हो गया। 993 रुपया 1500 रुपया 4 महीने में बढ़ा दिए कमर्शियल गैस में। छोटा 5 किलो वाले में भी 250 रुपया मोदी जी बढ़ा दिए। तो बोलिए कि चुनाव में रहे मोदी जी, अच्छा रहेगा, देश को कम से कम इतना बड़ा बोझ नहीं मिलेगा। ये बात तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं, पूरा विपक्ष कह रहा है कि भाई 993 रुपया बढ़ चुनाव आते हैं तो पेट्रोल डीजल किसी चीज के दाम नहीं बढ़ते हैं, सब अच्छा लगता है देश। जैसे ही पोलिंग खत्म हो जाती है, जिस दिन लॉक हो जाता है नतीजा, और ये इतिहास भी गवाह है राजीव जी, अचानक से तेल कंपनियों को, गैस कंपनियों को याद आता है घाटा हो रहा है। टाइमिंग बड़ी खूबसूरत इत्तेफाक है, पोएटिक कोइंसिडेंस। इस दुनिया में मुझे वो देश बताइए इस टाइम पे, इस सर्कमस्टेंसेस इस टाइम पे नहीं, हम तो हर बार की बात कर रहे हैं साहब। इस दुनिया में वो देश हर बार की बात कर रहे हैं हम तो अभी देखिए, ये होता है कि वोटिंग हुई नहीं कि जिस विचारधारा भाव बढ़े नहीं, इस विचारधारा पे एएमआईएम चलती है, उस देश के अंदर भी आप देखिए, वहां पे उन्होंने कह दिया हमारे पास तो अब रिजर्व ऑयल ही नहीं है। जो अपने आप को नेगोशिएटर बता रहा था, उसके पास भी ऑयल नहीं है, गैस नहीं है। तो फिर भी आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, पिछली बार जब चुनाव थे तो कब दाम बढ़े, जरा ये डेटा निकाल लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ये लोग कह रहे हैं कि हर बार आप ऐसा करते हैं। इस बार तो चलिए अप्रत्याशित स्थितियां थी, तो अप्रत्याशित स्थितियों को आपने जब तक पोलिंग खत्म नहीं हो गई तब तक रोके रखा। जब भी चुनाव खत्म, और ये कह रहे हैं जब भी चुनाव खत्म होते हैं, हर बार ऐसा ही करते हैं आप। भारतीय जनता पार्टी तो अपने प्रदेशों में जो हर बार मैं चैलेंज करता हूं, लोकसभा हो, विधानसभा हो, 500 रुपए सिलेंडर भी देने का काम किया है। उनको 500 रुपए भी सिलेंडर देने का काम किया है। अगर आपको चाहिए तो आप जाकर के हरियाणा में देख लीजिए, ऐसी नीतियां भी लेकर के आए, ऐसे नियम भी लेकर के आए। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, यहाँ से अगर दीदी हारती है, रुपया बढ़ा है, मोदी जी का जवाब देना पड़ेगा। अगर ये नतीजे बीजेपी के हक में आते हैं तो आपके लिए 27 की लड़ाई कितनी मुश्किल हो जाएगी। और 29 की तो बात ही अलग कर दीजिए, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, इसका एक अलग मोमेंटम, अलग फेवर बीजेपी को मिलेगा। एक ऐसा अभेद किला वो तोड़ पाएगी जिसको लेकर हमेशा कहे ना कि एक फोर्ट संभाले हुई थी दीदी। नहीं, धन्यवाद पिनाक जी। और एक बार आपकी मैं तारीफ करना चाहता हूं कि आप लगातार आंकड़ों पे बात करती हैं, और आज जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो अपने आप में चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं। अगर आपने लगाया, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी को इस बात को समझना चाहिए कि 2021 का जो चुनाव आपने लड़ा है, उसमें जो अप्रत्याशित सीटें आपने जीती है वो आई कहां से थी, इसको देखने की जरूरत है। पिनाक जी, 2016 से 21 ने कांग्रेस ने अपने 9% वोट को खोया था और 44 सीट से घट के 0 आ गई थी, और सीपीआई 26 सीट से घट के वो भी 0 पे आ गई थी, 19% से वो 15%। टोटल इन दोनों का वोट गया, 24% के लॉस हुआ, और वो लॉस पूरा का पूरा चिपक गया था भारतीय जनता पार्टी के, जो 10% से खिंचक के 27% में आ गए थे। दीदी का वोट क्या हुआ था, 16 से 21 में 3% बढ़ गया था। तो पूरा का पूरा जो नुकसान हुआ था वो कांग्रेस और सीपीआई का हुआ था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जो खुश होने की बात है वो समझना चाहिए, उन्होंने दीदी का नुकसान न तब किया था न अब कर पा रहे हैं। चलिए, इसके लिए इंतजार करना होगा 4 मई को, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हमने तो भाई कोर्स करेक्शन कर लिया, 5 साल में अपने लिए एक नया जनाधार जो है वो तैयार कर लिया, और साथ ही साथ उतना ही नहीं किया बल्कि हमने एक और काम कर लिया है कि भाई हमने कोर्स करेक्शन किया, जनाधार तैयार किया है, और उसके साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी जो है, जो ममता से नाराजगी है, वो भी हमारे लिए फायदे का सौदा होगी। तो देखते हैं, 4 मई का इंतजार है, थोड़ा थोड़ा इंतजार है, तब तक तमाम आंकड़ों पर, बयानों पर चर्चा यूं ही जारी रहेगी। ऑल द बेस्ट आप सभी को कि साहब आप अच्छा करें, हम तो जो भी नतीजे आएंगे उसका एनालिसिस करने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।